अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट के ही इंटरनल फैक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी। तो बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स में आपके जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आएंगे, कि जो बिज़नेस के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसको हम इंटरनल फैक्टर बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बिज़नेस को आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो जो हमारी बिज़नेस की पॉलिसीज़ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, उन सब से क्या होता है, हमको उन सबको हम इंटरनल एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं। हालांकि हर एंटरप्राइज़ के जो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स वो अलग होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये हमारे बिज़नेस में स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही ऑकर करता है, दोनों को ही कॉज करता है। अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपके लिए स्ट्रेंथ हो गया, आप उसमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओगे जिससे आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको बेटर एडवांटेज मिलेगा। और यही अगर आपकी इंटरनल फैक्टर में वीकनेस होगी, कमज़ोरी होगी ना, तो आपको क्या है कि वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इंटरनल, एक मिनट, अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट जो इंटरनल फैक्टर है उसी के अगर हम लोग मेन देखते हैं कि मेन इसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है कॉरपोरेट कल्चर का। कॉरपोरेट कल्चर का मतलब यहाँ पर हो गया आपके जो वैल्यूज़, जो बिलीव्स होते हैं ना, जो मतलब आपके बिज़नेस के फाउंडर्स ने बनाया, टॉप मैनेजमेंट ने बनाया, जिससे क्या होता है कि आपके बिज़नेस के ऊपर वो एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करके रखता है, जिससे मार्केट में आपकी पोटेंशियल बढ़ती है और आपका क्या है कि मार्केट का वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि नारायण मूर्ति का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो नारायण मूर्ति ने जो जो यहाँ पर एक कल्चर बनाया था, तो आज उन कल्चर को हम लोग एथिकल स्टैंडर्ड को इन्फोसिस का जो है हम लोग जब अडॉप्ट करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे विप्रो का है, टाटा स्टील का है। तो ये सब ने क्या है कि अपना एक कॉर्पोरेट कल्चर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लोग उसको काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पॉइंट होगा यहाँ पर वो है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव का। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है कि बिज़नेस की हमारी जो फिलॉसफी होती है या हमारी कंपनी का जो पर्पज़ है, जैसे कि अपनी प्रायोरिटी, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को गाइड करने का, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देके बताऊँ कि हमारे जो रिलायंस ग्रुप के हमारे जो चेयरमैन थे धीरू भाई अंबानी जी, तो उन्होंने क्या है कि अपना एक मिशन देखा था, उन्होंने मिशन देखा था और उसके हिसाब से ही उन्होंने क्या अपने पेट्रोकेमिकल्स की जो थी उनको लॉन्च किया। अब रनबैक्सी का अगर यहाँ पे हम मिशन देखें तो उनका मिशन क्या था कि हमको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है मार्केट में लीड करनी है। तो इस तरीके से हम एक क्या है कि मिशन जो है अपना क्रिएट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप मैनेजमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें अगर हम प्रोफेशनल लोगों को ही ले लेते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कंपनी के हैं उनको वो अच्छे से मेंटेन करे, बिज़नेस डिसीजन में हेल्प करे, तो हमारा ऑब्वियस बात है ना कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म हमारा बिज़नेस करेगा। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जिसमें माना गया है कि जो कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जिन कंपनियों में पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो, तो ऐसा जो मैनेजमेंट अगर होता है, ऐसा साउंड मैनेजमेंट जो होता है, ये क्या टाइमली डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, टाइमली डिसीजन ले सकता है और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी पोटेंशियल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर अगर हम और देखते हैं पावर स्ट्रक्चर में, अगर हम आते हैं पावर स्ट्रक्चर में जो है हमारा इंटरनल पावर का है। इंटरनल पावर किसके बीच में, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें शो करता है कि ये जो है हमारे क्या करते हैं, अगर इनका रिलेशन अच्छा होता है तो शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छा इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी जो हमारी है वो बहुत अच्छे से डिसीजन लेती है और वर्किंग कंपनी की बहुत अच्छी चलती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो कंपनी की इमेज एंड ब्रांड इक्विटी का आता है। ये भी क्या होती है कि एक बहुत कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी जो है वो बहुत एक मेन रोल प्ले करती है फिनांस को रेज़ करने में, डीलर्स को चूज़ करने में, सप्लायर को चूज़ करने में, फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए। लास्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है ह्यूमन और अदर रिसोर्स। तो यहाँ पर ह्यूमन और अदर रिसोर्स में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे मोरल मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज़ के होते हैं उनके लिए हमारा मेन रोल है कि हमारे बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। यही शायद एक कारण था कि टाटा स्टील की जो कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा मतलब क्या है मॉडर्नाइजेशन को कैरी अच्छे से कर पाई इतने लार्ज स्केल में।
कुछ कुछ कंपनियों में क्या होता है जिनमें ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनियन नहीं होती है, यूनिटी नहीं होती है और वो कंपनियाँ लॉन्ग रन में रन नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फिनेंशियल पोजीशन हमारी है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब भी कंपनी की सक्सेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ये सब भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं।